दोस्तों, भारत देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। परंतु दोस्तों, यह आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली हमें। इस आज़ादी को पाने के लिए कई सारे क्रांतिकारी आंदोलन और कई सारे सत्याग्रह किए गए। और जिन भी स्वतंत्रता सेनानियों ने इन सब एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हम उनकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। परंतु इन सब में भी कुछ ऐसे महान क्रांतिकारी देशभक्त हो जाते हैं जिनकी कीर्ति बहुत महान होती है। उन्हीं में से एक का नाम है शहीद भगत सिंह। दोस्तों, जब भी शहीद भगत सिंह का नाम लिया जाता है तो आपके सामने एक ऐसी छवि का निर्माण होता है और जिसके कारण आपके दिल में देशभक्ति की भावना दुगनी हो जाती है और शरीर में गूज़बम्प्स भी आने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम शहीद भगत सिंह के जीवन से लेकर शहादत के सफ़र पर एक नज़र डालेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शहीद भगत सिंह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने कई तरह के राष्ट्रीय आंदोलनों में हिस्सा लिया और मात्र 23 वर्ष की आयु में वो देश के लिए शहीद हुए। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह और उनके चाचा अजीत और स्वर्ण सिंह 1906 में लागू किए गए औपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जेल में थे। उनके चाचा सरदार अजीत सिंह आंदोलन के नेता थे और उन्होंने भारतीय देशभक्त संघ की स्थापना की थी। उनके चाचा अजीत सिंह के खिलाफ 22 मामले दर्ज थे और ईरान भागने के लिए उन्हें मजबूर किया गया था। इसके अलावा उनका परिवार गदर पार्टी का समर्थक था और घर में राजनीतिक रूप से जागरूक माहौल ने युवा भगत सिंह के दिल में देशभक्ति की भावना पैदा करने में काफ़ी मदद की। भगत सिंह ने अपने गांव के स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की, जिसके बाद उनके पिता किशन सिंह ने उन्हें लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में दाखिला दिलाया। बहुत कम उम्र में भगत सिंह ने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का अनुसरण किया। भगत सिंह ने खुले तौर पर अंग्रेजों को ललकारा था और सरकार द्वारा प्रायोजित पुस्तकों को जलाकर गांधी की इच्छाओं का पालन किया था। यहाँ तक कि उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए स्कूल तक को छोड़ दिया था। जब भगत सिंह अपनी किशोरावस्था में थे तो उस दौरान घटित 2 घटनाओं ने उनके मजबूत देशभक्ति के दृष्टिकोण को आकार दिया। नंबर 1, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और नंबर 2, 1921 में ननकाना साहिब में निहत्थे अकाली प्रदर्शनकारियों की हत्या। उनका परिवार स्वराज प्राप्त करने के अहिंसक दृष्टिकोण की गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करता था। भगत सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और असहयोग आंदोलन के पीछे के कारणों का भी समर्थन किया। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का आह्वान किया। फैसले से नाखुश भगत सिंह ने गांधी की अहिंसक कार्रवाई से खुद को अलग कर लिया और युवा क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए। इस प्रकार ब्रिटिश राज के खिलाफ हिंसक विद्रोह के सबसे प्रमुख वकील के रूप में उनकी यात्रा शुरू हुई। मार्च 1925 में यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलनों से प्रेरित होकर बोस सिंह के साथ इसके सचिव के रूप में नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था। भगत सिंह एक कट्टरपंथी समूह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में भी शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने साथी क्रांतिकारियों चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में फिर से शुरू किया। शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर पाने का आश्वासन मिलने के बाद वह अपने माता पिता के घर लाहौर लौट आए। उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के सदस्यों के साथ संपर्क स्थापित किया और अपनी पत्रिका कीर्ति में नियमित रूप से योगदान देना शुरू किया। एक छात्र के रूप में भगत सिंह एक उत्साही पाठक थे और वे यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलनों के बारे में पढ़ते थे। फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स के लेखन से प्रेरित होकर उनकी राजनीतिक विचारधाराओं ने आकार लिया और उनका झुकाव समाजवादी दृष्टिकोण की ओर हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों में भगत सिंह का योगदान। प्रारंभ में भगत सिंह की गतिविधियां ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संक्षिप्त लेख लिखने, सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से एक हिंसक विद्रोह के सिद्धांतों को रेखांकित करने और वितरित करने तक सीमित थी। युवाओं पर उनके प्रभाव और अकाली आंदोलन के साथ उनके सहयोग को देखते हुए वह सरकार के लिए एक रुचि व्यक्ति बन गए। पुलिस ने 1926 में उन्हें लाहौर में हुए बमबारी मामले में गिरफ्तार किया। उन्हें 5 महीने बाद 60,000 रुपये के बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने सभी दलों के जुलूस का नेतृत्व किया और साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में लाहौर रेलवे स्टेशन की ओर मार्च किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की प्रगति को विफल करने के लिए एक क्रूर लाठीचार्ज का सहारा लिया।
टकराव में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई और उन्होंने 17 नवंबर 1928 को अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने जेम्स ए स्कॉट की हत्या की साजिश रची, जो पुलिस अधीक्षक थे। माना जाता है कि लाठीचार्ज का आदेश भी उन्होंने दिया था। क्रांतिकारियों ने स्कॉट के रूप में सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को गलत तरीके से मार डाला। भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर छोड़ दिया। बचने के लिए उन्होंने अपनी दाढ़ी मुड़वा ली और अपने बाल काट लिए, जो सिख धर्म के पवित्र सिद्धांतों का उल्लंघन था। इसके साथ ही डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के निर्माण के जवाब में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने विधानसभा परिसर के अंदर एक बम विस्फोट करने की योजना बनाई, जहां अध्यादेश पारित होने वाला था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली के गलियारों में बम फेंका, इंकलाब जिंदाबाद और हवा में अपनी मिसाइल को रेखांकित करते हुए पर्चे फेंके। बम किसी को मारने या घायल करने के लिए नहीं था और इसलिए इसे भीड़ वाली जगह से दूर फेंका गया था, लेकिन फिर भी कई परिषद सदस्य हंगामे में घायल हुए। धमाकों के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने अपनी गिरफ्तारी। 1929 विधानसभा हादसा ट्रायल। विरोध का नाटकीय प्रदर्शन राजनीतिक क्षेत्र से व्यापक आलोचनाओं के साथ किया गया था। भगत सिंह ने जवाब दिया, जब आक्रामक तरीके से लागू किया जाता है तो यह हिंसा है और इसलिए नैतिक रूप से यह अनुचित है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल वैध कारण के लिए किया जाता है तो इसका नैतिक औचित्य है। मई में ट्रायल की कार्रवाई शुरू हुई, जिसने भगत सिंह ने अपना बचाव करने की मांग की, जबकि बटुकेश्वर दत्त ने अफसर अली का प्रतिनिधित्व किया। अदालत ने विस्फोटकों के दुर्भावनापूर्ण और गैर कानूनी इरादे का हवाला देते हुए उम्र कैद की सजा के पक्ष में फैसला सुनाया। अब बात करते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद पुलिस ने लाहौर में HSRA बम फैक्ट्रियों पर छापा मारा और कई प्रमुख क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। इन व्यक्तियों में हंसराज वोहरा, जयगोपाल और फणींद्रनाथ घोष ने सरकार के लिए अनुमोदन किया, जिसके कारण सुखदेव सहित कुल 21 गिरफ्तारियां हुई। जतीन्द्रनाथ दास, राजगुरु और भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र मामले, सहायक अधीक्षक सैंडर्स की हत्या और बम निर्माण के लिए गिरफ्तार किया गया था। 28 जुलाई 1929 को न्यायाधीश राय साहिब पंडित श्री किशन की अध्यक्षता में विशेष सत्र अदालत में 28 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। इस बीच भगत सिंह और उनके साथी कैदियों ने श्वेत बनाम देसी कैदियों के उपचार में पक्षपातपूर्ण अंतर के विरोध में अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल की घोषणा की और राजनीतिक कैदियों के रूप में मान्यता देने की मांग की। भूख हड़ताल ने प्रेस में जबरदस्त ध्यान आकर्षित किया और अपनी मांगों के पक्ष में प्रमुख सार्वजनिक समर्थन इकट्ठा किया। 63 दिन लंबे उपवास के बाद जतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु 5 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह ने अंततः अपने पिता और कांग्रेस के नेतृत्व के अनुरोध पर अपना 116 दिनों का उपवास तोड़ा। कानूनी कार्रवाई की धीमी गति के कारण न्यायमूर्ति जे कोल्डस्ट्रीम, न्यायमूर्ति आगा हैदर और न्यायमूर्ति जीसी हिल्टन से युक्त एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना 1 मई 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन के निर्देश पर की गई थी। न्यायाधिकरण को आगे बढ़ाने का काम का अधिकार दिया गया था। अभियुक्तों की उपस्थिति के बिना एक तरफा मुकदमे थे, जो शायद ही सामान्य कानूनी अधिकार दिशा निर्देशों का पालन करते थे। ट्रिब्यूनल ने 7 अक्टूबर 1930 को अपना 300 पन्नों का फैसला सुनाया। इसने घोषणा की कि सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शामिल होने की पुष्टि के लिए अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। सिंह ने हत्या की बात स्वीकारी और परीक्षण के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ बयान दिए, इसलिए उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी। 23 मार्च 1931 की सुबह 7:30 के समय भगत सिंह को उनके साथी राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर के जेल में फांसी दी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि तीनों अपने पसंदीदा नारे इंकलाब जिंदाबाद का उच्चारण करते हुए फांसी के लिए काफ़ी खुश थे। सतलज नदी के तट पर हुसैनीवाला में भगत सिंह और उनके साथियों का अंतिम संस्कार किया गया।